आज फर्स्ट केमिस्ट्री का आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज यूनिट 9 है। यूनिट 9 फर्स्ट केमिस्ट्री का पार्ट है। यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मतलब जिस केमिस्ट्री के अंदर जो ब्रांच है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ लें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन इसका मतलब है एक पढ़ना है आपको इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो 11th क्लास में पढ़ा है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो दोज कंपाउंड इन विच CMA is linked to a metal ions or neutral molecules by न्यूटन मॉलिक्यूल्स के द्वारा जुड़ा हो बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या? बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहले तो हमें दोज कंपाउंड इन विच CMA, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल मेटल एटम, और आयंस भी बनाएंगे, लेकिन एक CMI होता है, एक CMI जाता है, इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयंस। एक बोलेंगे CMA सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच CMA इज लिंक्ड टू ए, अब CMA को रिप्रेजेंट करते हैं हम M से। CMA को रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले M से। तो CMA जो लिंक होगा वो किससे होना चाहिए? आयंस से आप मॉलिक्यूल्स, जिसे हम बोलते हैं लिगेंड, उसके क्या बोलेंगे? लिगेंड। लिंक टू ए मेटल आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मेटल आयन भी हो सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये चीज है, और इन दोनों के बीच में क्या बनना चाहिए? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो लिगेंड, ये लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब लिगेंड है ये वाला लिगेंड, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। जब CMA होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? CMA से। मतलब सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई एक ऐसी वेकेंट ऑर्बिटल है और इस लिगेंड के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर इस वेकेंट CMA के पास वेकेंट d ऑर्बिटल में एंटर करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देते हैं। ये क्या होगा? वेकेंट d ऑर्बिटल।
वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है, तो इसका मतलब लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, किसको करेगा, CMH सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा, जिससे ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसे बोलेंगे हम लुईस बेस, क्या, लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और जो एक्सेप्टर होगा वो लुईस एसिड। भाई सबसे पहले आपको ये कंफर्म कर दूं, एसिड और बेस को थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए 3 प्रिंसिपल दिए गए थे। पहला प्रिंसिपल था आर्हेनियस मेथड। आर्हेनियस मेथड ने ये कहा कि सभी कंपाउंड एसिड वे होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व करने पर H+ आयन डोनेट करते हैं, वो एसिड वाली। बेस क्या है कि दोज कंपाउंड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म OH- आयन, वो बेस कहलाते हैं। लेकिन उसने कहा कि भाई ये बता कि BF3 कैसा है, एसिड है या बेस है, तो वाली BF3 इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है भाई, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो क्या ये एसिड है, क्या ये बेस है, तो वाली कि मुझे नहीं पता ये एसिड है या बेस है। तो इसके बाद आया आपका ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बताया जो प्रोटॉन डोनर होगा वो तो एसिड होगा, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो बेस होगा। लेकिन वाले केस में ये BF3 में क्या है, प्रोटॉन डोनर है, कौन प्रोटॉन डोनर कर रहा है, तो वाले कि इसका मुझे भी नहीं मालूम। उसके बाद लुईस साइंटिस्ट आया, लुईस ने अपने नाम पर ही रखा एसिड और बेस। तो वाले एसिड किसे कहेंगे और बेस किसे कहेंगे, तो उसने बताया कि बेस सब्सटेंस होते हैं जो लॉन पेयर को अपने को डोनर करेंगे। लॉन पेयर को, जैसे ये लॉन पेयर को डोनर कर रहा है CMA, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो हमेशा बेस होगा। इलेक्ट्रॉन डोनर वाला क्या होगा, बेस। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड कहलाएगा। तो इसलिए ये एरो लगाया जाता है, वो जो डोनर से एक्सेप्टर की ओर लगाया जाता है, डोनर से एक्सेप्टर की ओर। जब डोनर से एक्सेप्टर की ओर लगाया जा रहा है तो ये कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है क्या, तब आगे चलेंगे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमें ये आना चाहिए कि लिगैंड तो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, इसका मतलब लुईस बेस का वर्क कर रहा है, जबकि CMA इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड का वर्क कर रहा है। आधी भाषा में कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये लुईस बेस होगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड होगा। तो जैसे अभी एग्जांपल दिया था BF3, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो BF3 मॉलिक्यूल जैसे AlCl3, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो CMA के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे अभी इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, B, ये F, ये F, ये F, क्लियर। तो यहाँ पर F को इधर लगा दो, तो इस CMA के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6, कितने हुए, 6। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अब जैसे NH3, H, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो जरा, नाइट्रोजन 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्या करता है, अपने इस दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसको डोनर कर देगा। तो ये तो हुआ एक्सेप्टर, ये कहलाएगा डोनर, ये एक्सेप्टर हुआ। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो क्या है, लुईस एसिड, वो क्या बेटा, लुईस एसिड। और अमोनिया क्या हुआ, NH3, लुईस बेस। एक तो यह है कि लिगेंड क्या हुआ, यहां से लिगेंड का मतलब हुआ है कोई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा,
क्लियर हो गया है यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर करेगा, ठीक है। और जो CMA होगा वो होगा हमारा लुईस एसिड, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन। और ये भी है कि आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो फॉर्म करेंगे वो मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोस्टली फॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगी और वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट हो जाएंगे और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये भी पढ़ लिया कि डी ब्लॉक के मोस्टली एलिमेंट है, वहाँ पर लिखा भी है, जब डी ब्लॉक पढ़ाएंगे वहाँ भी लिखाएंगे कि मोस्टली डी ब्लॉक कंपाउंड आर फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि NS भाई जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है? NS और N-1 के बीच में जो एनर्जी गैप है वो वेरी स्मॉल होता है। RSI में तो बहुत सारे वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो वहाँ आएगा जब बताएंगे। यहाँ तो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कारण क्या है कि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। अब आया BF3 और AlCl3, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होंगे वो सब लुईस एसिड के अंदर जाएंगे। किसके अंदर जाएंगे? लुईस एसिड के अंदर। दूसरा, अगर मैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जोड़ूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कनेक्ट कर दूं, अबे जैसा देश वैसा वेश, जहाँ जैसा यूज कर रहे हैं भाई। हम यहाँ से स्कूल के बाद विलेज गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो अपनी लैंग्वेज गांव वाली बोलने लगते हैं, आ रहा है तो वो कह रहा है कि अब आप या कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ वैसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो वही चीज़ है, अगर मैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जोड़ दूँ, क्या ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है? क्या ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है भाई? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? चेक करो भाई। आप एल्डेहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कार्बन ग्रुप है वो पोलर नेचर का है और उसकी एडिशन रिएक्शन पढ़ी है HCN के साथ, पढ़ी है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा था? पॉजिटिव की ओर, और E प्लस पार्ट कहाँ कर रहा था? नेगेटिव की ओर। इसका मतलब लिगेंड का दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस से जोड़ा जाए तो न्यूक्लियोफाइल आदि बात समझ में। और यहाँ पर अटैक किया जाए CMA पर तो वो E प्लस है इलेक्ट्रोफाइल। तो वहीं पर आपका मतलब मीन्स ये हुआ कि दोज कंपाउंड इन विच CMA इज लिंक्ड टू मेटल, आयंस और न्यूट्रन मॉलिक्यूल। मेटल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, न्यूट्रन मॉलिक्यूल। न्यूट्रन मॉलिक्यूल जैसे वाटर, वाटर देखो चेक करो है कि नहीं है? वाटर, वो वाटर के पास लॉन पेयर है, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। जो आपने मैकेनिज्म पढ़ी है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में, फॉर्मेशन एथीन टू एथेनॉल, एथीन टू एथेनॉल, H+N फाउंड हुआ था H2SO4 से, तब आपने हाइड्रोजन आयन फॉर्म किया था, बॉन्ड फॉर्मेशन किया था, उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया था ऑक्सीजन पर, ध्यान करो। तो वो चीज, इसका मतलब केमिस्ट्री एक चीज से दूसरी लिंक है, बस अंतर इतना है कहीं किसी का नाम दूसरा रख दिया। लिगेंड को हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। इनऑर्गेनिक में यहाँ इसको लिगेंड दे दिया। लिगेंड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर है आरएसएन में, और CMA इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर ये CMA के साथ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। तो ये तो होगी हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसे? मतलब दोज कंपाउंड इन विच CMA इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आयंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय किससे? देखो बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। किससे जुड़े होने चाहिए? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। CMA एंड लिगेंड, इसको क्या, जो लिगेंड होगा आयंस या मॉलिक्यूल्स है, आयंस और मॉलिक्यूल्स है, वो भाई
मॉलिक्यूल्स होगा, न्यूट्रल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का मतलब न्यूट्रल होगा। आयंस जैसे Cl माइनस, Br माइनस, साइनाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोरिडो। अभी आगे पढ़ेंगे लिगेंड को। लिगेंड दीज आर 6 टाइप, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। क्लियर? तो ये लिगेंड है, जितने डोनर एटम होता है वो डोनेट करता रहता है। तो ये हमारा डेफिनेशन या जनरल वे मान लें कि जनरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैंने डेफिनेशन बता दी कि वो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। क्लियर? अब चलते हैं अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो पहले दिस कंपाउंड रिटेन देयर, पहला दिस कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी both in solid state, both in solid state और liquid state या solution state। because the complex ion does not develop into ions, the complex ions, the complex compound does not decompose या dissociate into ions। इधर समझे इस पॉइंट को। मतलब अभी पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंपाउंड। दीज आर 3 टाइप, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड आपका, डबल कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहले इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक दो, दिस कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी बोथ इन सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट। एक तो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट, बिकॉज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयन। जैसे आपने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया K4, ये सबसे पहले ब्रैकेट में बंद होता है, K4 FeCl का होल 6। तो जनरल वे पे अभी बता दो कि K4 को तो बोलते हैं काउंटर आयंस, जो आयनाइज होगा। इसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है वो Cl होता है, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, या आयंस CMI। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ये कहलाता है हमारा लिगेंड। क्लियर? ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये कहलाता है। तो सबसे पहले हमें इन सभी चीजों को पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रही है। तो जैसे K4 FeCl का होल 6 है, इसको मैंने क्या किया, इधर देखो K4 FeCl का होल 6, ये भी समझ लो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दीज आर 2 टाइप, होमोलैटिक और हेट्रोलैटिक। होमोलैटिक भी होता है, हेट्रोलैटिक, 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं कॉम्प्लेक्स में भी। होमो का मतलब इस
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक ही लिगेंड है, एक ही लिगेंड होगा तो होगा होमो। अगर जैसे सपोज करें मैंने क्या लिया कि CrNH3 का होल 4 H2O का होल ट्वाइस Cl और SO4। इधर देखो तो यहाँ पर क्या है, ये तो Cl में हुआ तो ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, तो ये आ जाएगा काउंटर आयन। काउंटर आयन दोनों साइड में बोथ द साइड प्रेजेंट हो सकता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में इधर इस साइड में तो ये हमेशा सिंपल कैटायन होगा, इस साइड में हमेशा ध्यान रखो सिंपल कैटायन। और नॉर्मल चीज है कि पोटेशियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो K+, इसलिए सिंपल कैटायन बनाएगा। और अगर इस साइड में आया तो ये सिंपल एनायन होगा। अभी बताएंगे तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। अभी तो हमने ये नॉर्मल वे पर चल रहे हैं, ये जनरल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हिस्ट्री चल रही है या इसको जनरल वे पर ले रहे हैं। तो K4FeCl का होल 6 है, तो सबसे पहले ये कह रहा है कि इसको आयनाइज कर लो। सपोज करें मैंने वाटर के अंदर जो आयनाइज कर लिया तो ये जो काउंटर आयन है वो तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो 4K+ बचा क्या, FeCl का होल 6 -4, क्योंकि एक K पर +1 है तो 4 पर क्या होगा +4, तभी तो जब -4 होगा तभी तो न्यूट्रल बनेगा। तो ये इसका मतलब है ये सिंपल कैटायन मतलब K+ तो अपना बेसिक रेडिकल का टेस्ट देगा, बट Fe और Cl ये क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वाटर इनसॉल्युबल होगा। इसका मतलब कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वाटर पार्शियल सॉल्युबल कह सकते हैं, इनसॉल्युबल होता है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये डिसोशिएट नहीं होगा आधी भाषा में। तो इसलिए कहा these compounds retain their identity solid state or liquid state because the complex compound does not dissociate into ions। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा जो ये है कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखो जरा ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट आयनाइजेबल नहीं है, क्लियर। तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी को, तो इसलिए कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी बट इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में। तो ये होमो हो गया, ये हेटेरो हो गया, तो पहली प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। अब दूसरा, इन दिस कंपाउंड इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आर यूजुअली लॉस्ट। अब ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है, अलग अलग प्रॉपर्टीज को नहीं करेगा, जैसे K4 अलग प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करे, मतलब K+ का टेस्ट दे, साइनाइड अपना टेस्ट दे, आयरन अपना टेस्ट दे, तो अलग अलग आइडेंटिटी टेस्ट नहीं देगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के बाद। तो ये है इन दिस कंपाउंड आर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आर यूजुअली लॉस्ट। तो ये तो हो जाएगा हमारा नॉर्मल पेपर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आता है हमारा डबल सॉल्ट। तो ज्यादातर दोस्त अंदर पूछ रहे हैं सिंपल सॉल्ट, तो आपको नॉर्मल वे पे पता है कि एसिड और बेस, भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड दीज आर 3 टाइप, मैंने अभी बताया था। पहला सिंपल, फिर डबल, तीसरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल मतलब एसिड और बेस को रिएक्ट करा दे, एसिड प्लस बेस टेंट में पूरा होगा, सॉइल प्लस वाटर तो बनेगा, सॉइल प्लस वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल HCl ले लिया, OH ले लिया बेस, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा NaCl प्लस H2। तो ये तो सॉल्ट, ये क्या कहलाएगा सिंपल सॉल्ट, क्लियर। अब आता है हमारा डबल सॉल्ट। मतलब डबल सॉल्ट क्या है, दो
सिंपल सॉल्ट को कंबाइन कर दें। जैसे एक है मोर सॉल्ट FeSO4 NH4 का FeSO4 NH4 का उल्टा है FeSO4 NH4 का उल्टा है SO4.6 है, इसको कहते हैं मोर सॉल्ट। FeSO4 NH4 का उल्टा है SO4.6 है, यही होगा मोर सॉल्ट। NH4SO4 6 है, इसको नॉट कितना है NH4SO4 तेरे ढक्कन इधर से NH4 की वैलेंसी +1 बढ़ते हुए कमाल उल्टा मत किया कर, -2 इधर देख, इधर चेक कर क्या बनेगा। NH4 का उल्टा S बना दूसरा आता है पोटास K2SO4 Al2SO4 का .24, ये क्या है पोटेशियम सल्फेट। एक सिंपल सॉल्ट हुआ पोटेशियम सल्फेट, एक सिंपल सॉल्ट हुआ एल्युमिनियम सल्फेट, दोनों को कंबाइन किया तो आपको मिलेगा डबल सॉल्ट। अब ये आइडेंटिटी, अब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें। सपोज करें अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये अपनी आइडेंटिटी भी खो रहा था, ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी खो देगा वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर। कैसे? आपने सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट को डिसॉल्व, पोटास आयन को डिसॉल्व किया Al2SO4 का .6H2, तो इसको आयनाइज करो। ये 2K प्लस SO4 -2N प्लस 2Al प्लस 3SO4 -2N, तो आयनाइज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, प्लस 24H2 वाटर के अंदर तो डिसॉल्व भी हो गया वाटर, तो ये अपने आयंस में कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर। क्लियर? पार्शियल आयनाइज होता है, मतलब जो काउंटर आयन था वही आयनाइज होगा, बाकी का ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोई भी आयनाइज नहीं होगा। क्लियर? जो कोऑर्डिनेशन ये वाला क्या पार्ट आयनाइज कर रहा है, Fe+2 या 3 बना रहा है, नहीं बना रहा, बट यहाँ पर डबल सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, और कंप्लीट डिसोसिएट होकर वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। और फ्री रेडिकल टेस्ट, जो भी टेस्ट है लैब के अंदर आपने पढ़ा है, सल्फेट का टेस्ट। सल्फेट भाई क्या है? एसिड को बेसिक 2 रेडिकल पढ़े ना, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। तो SO4 किसके अंदर आता है? एसिड रेडिकल के अंदर। जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो सब एसिड रेडिकल। तो टेस्ट क्या है? SO4 का टेस्ट लगाने के लिए टेस्ट ट्यूब प्लस डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, एक्वा सॉल्यूशन बना लो वाटर के साथ, और इसमें BaCl2 डाल देंगे, बेरियम क्लोराइड, तो वाइट PBT बॉन्ड, इसका मतलब सल्फेट प्रेजेंट। तो इसका मतलब इनका टेस्ट लगा सकते हैं जो आयनाइज हो चुके हैं, लेकिन इनका टेस्ट नहीं लगाया जा सकता। ठीक है? तो इसलिए ये डिफरेंट बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। क्लियर? तो यहाँ पर सिंपल सॉल्ट और आपका डबल, सिंपल तो ज़्यादातर नॉर्मल 10th लेवल तक ही पढ़ चुके होते हैं, मतलब डबल और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर डिफरेंट आ सकता है। तो 2 पॉइंट दे दो, आपका आयनाइज हो जाएगा। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सम डेफिनेशन। ये चीज समझ में आ गई सब लोगों को? किसी को डाउट तो नहीं? अब चलते हैं जो अभी हमने बताया था कि अब क्या क्या बताइए। सबसे पहले काउंटर आयन किसे कहते हैं?
सीएमए किसे कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, कोलिशन स्फीयर क्या होता है, और कोलिशन नंबर सबको डेफिनेशन पढ़नी है। क्लियर? चलो कल ही कराएंगे। बहुत